नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। दोस्तों, आज कलाकुंज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने कई मिथक दूर किए, जो बहुत दूर से बहुत साल पहले पंजाब में आए थे और मोगा में आकर बस गए। आए थे कैसे? केवल पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या हुआ वो उनसे जानेंगे। लेकिन वो शख्सियत जो सिर्फ पढ़ने के लिए आया था, उसने अपनी कर्म स्थली मोगा बनाया और जब बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस में कई लोगों को रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि वो बिजनेस जिसका नाम बदनाम हो गया था, जिसे लोग बदनामी की नजर से देखते थे, सपनों के सौदागर बच्चों के सपनों को बेचते थे, उन्होंने आकर उन सपनों को उड़ान दी। ऐसी शख्सियत मैंने जितना बताया है, कम से कम मोगा के लोगों को समझ में आ गया होगा। वो नाम है देवप्रिय त्यागी, राइट वे एयरलिंक्स के एमडी। और अब वो केवल अपने बिजनेस तक सीमित नहीं रह गए हैं, क्योंकि विजन उनका बहुत बड़ा है। अब वो सिस्टम को भी बदलने चले हैं, क्योंकि जो सपने बच्चों के बेचे जाते थे उसको खत्म करना है, वो पॉलिसी से होना है। तो राजनीति में उनका प्रवेश हुआ है। हम बात करते हैं उनसे। सत्यन जी नमस्कार, और मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का और अपनी स्टोरी को साझा करने का एक मौका दिया। जैसा सत्यन जी आपने सवाल किया कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और मेरी कर्मभूमि मोगा बन गई। मैं आया था हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ किसी अपने दोस्त के कहने पर, लेकिन ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे आई वाज द टीचर। और वहाँ आइल्स और पीटी की ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की और मेरे अंडर जो प्रोफेसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, मैं उनको पढ़ाने लगा। कुछ समय के बाद मैं मैनेजर बना। ऑस्ट्रेलियन ई वीज़ा की एक्सपर्टीज़ मुझे हासिल हुई और उसके बाद जाकर मैंने वहीं सुना था कि मोगा भी कोई शहर है, और उसके बाद मोगा मेरी कर्मभूमि बना। मतलब स्टूडेंट के रूप में आए और वो टीचर बन गए। वो टीचर बन गए और फिर इस फील्ड में। तो इस तरह से मेरी एक्सीडेंटल एंट्री थी। मैं कभी सोच कर नहीं आया था कि मुझे इस व्यापार में आना है। हाँ, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के मैं इस व्यापार में, इस बिजनेस में नहीं आया। मैंने कम से कम 2 साल उस कंपनी के साथ लगाए, उसकी बारीकियों को समझा और स्ट्रेटजी को समझा, बिजनेस के इफ एंड बट्स को समझा, ताकि बच्चों का भविष्य है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैं मोगा मूव किया। क्योंकि जिस तरह का जो मेरा विज़न था उस वक्त, जिस तरह का फेस मैंने परेशानी वहाँ की कि आपसे पैसे चार्ज कर लिए गए, लेकिन जो आप चाहते थे वो आपको डिलीवर नहीं हो रहा था। तो इस तरह का खिलवाड़ किसी बच्चे के साथ ना हो। और मोगा को इसलिए चुना क्योंकि मोगा एक सेंट्रल पॉइंट है पंजाब का, और ऐसे रीजनल एरियाज़ में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ठगी का शिकार होते हैं। क्योंकि मेरी राइट वे कंपनी को 15 साल हो गए हैं, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को सीधी राह दिखाई जाए, सही राह दिखाई जाए। त्यागी जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि जिस दौर में आप यहाँ पर आए थे, बिजनेस का सपना लेकर आए कि बच्चों को सही राह दिखाएंगे, उस समय जितना मुझे पता है पंजाब में ये व्यवसाय एक बदनाम हो गया था। इसे कबूतरबाजी का नाम मिल गया था। जगह जगह दुकानें खुल गई थी, लोग ठगी ज़्यादा करने लगे थे। ऐसे में आप अपनी पहचान अलग बनाकर कैसे अभी तक मार्केट में टिके हुए? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था, और उसका सबसे बड़ा अफेक्टेड मैं बंदा था। क्योंकि मैं जब गया था एज ए स्टूडेंट गया था, लेकिन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड एक्सीडेंटली। कबूतरबाजी, ठगी, इस तरह के नाम मिले हुए थे इस व्यापार को। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये समझा कि मुझे एज ए कंसल्टेंट इस फील्ड में कुछ बदलाव लाना है जी। मैं इस बदहाल सिस्टम को बदलना चाहता था। मैं उन लोगों तक पहुंच बनाना चाहता था जहां नीतियां तय की जाती हैं और पॉलिसी लेवल पर काम होता है। और मैं वहाँ बदलाव लाना चाहता था जहाँ ये ठगी का तंत्र काम करता है, उसे कैसे दूर किया जाए। क्योंकि लोग इस व्यापार को मशरूमिंग की तरह समझते थे। कोई भी है इस बिजनेस में आता था और बच्चों के सपनों का व्यापार करता था, बच्चों के सपनों का कारोबार करता था। राइट वे लिंक, सही राह, सीधी राह दिखाना जानता था, और उनके सपनों को हकीकत में बदलना मेरा एकमात्र लक्ष्य था। और इसीलिए मैंने मोगा को यहाँ चुना, और पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन का, और ताकि बच्चे वहाँ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करें और वापस आकर अपने देश में अपने राष्ट्र की यहाँ सेवा करें। आपने सुना होगा महात्मा गांधी भी, सुभाष चंद्र बोस भी
हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए थे और वहाँ से वापस आकर उन्होंने राष्ट्र सेवा के अंदर अपने जीवन को समर्पित किया। और इसी विज़न के साथ मैं बच्चों को समझाता हूँ जब भी काउंसलिंग करता हूँ कि हायर एजुकेशन आपको प्राप्त करना आपका अधिकार है, कहीं भी जाएं, लेकिन अपने देश की सेवा करें। हाँ, चूंकि वो ठगी का शिकार ना हो, वो भी मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती थी, तो उसी लिए तो मैं बेसिक लेवल पर भी उस पर काम कर रहा था। त्यागी जी, जिस स्तर से आप जिस समय आपने यहाँ पे शुरुआत की, उस दौर में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि छोटा सा ऑफिस बनाया, आज आलीशान बंगले के मालिक बन गए, लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास हैं। तो वो एक मन में ये नहीं आया कि आप भी बहती गंगा में हाथ धो लो? कभी वो लालच नहीं आया? देखिए, ये आपकी प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। मेरा कभी भी लक्ष्य इस तरह का नहीं रहा कि किसी भी बच्चे के सपनों का कारोबार किया जाए। सपनों का कारोबार कर कर आप आलीशान कोठियाँ बना सकते हैं, करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं। फिर एक आपका ज़मीर होना चाहिए, तो मेरे ज़मीर ने कभी इजाज़त नहीं दी इस चीज़ की। तो आज भी मैं इस मार्केट में टिका हुआ हूँ, इस मार्केट में काम करता हूँ। आपकी रेफरेंस वैल्यू मार्केट में बनी हुई है, ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, वो इसी करके कि आप सही राह दिखाते हैं, सीधी राह दिखाते हैं। और आज प्रभु की दया से ब्राइट वेयरलिंक्स एक ब्रांड है, क्योंकि वो सपनों का कारोबार नहीं करता। ठगी का शिकार अगर कोई बच्चे हो जाते हैं, उनको भी सही राह दिखाकर जो उनका सपना है उन्हें पूरा करवाता है। तो मैं एक तरह से ये कहूँ कि जो मैंने अभी पिछले सिर्फ 2 सालों में वो देखा है कि बड़े बड़े इमिग्रेशन सेंटर थे, वो धड़ाधड़ बंद हो गए और एक बड़ा उनका एक रुतबा था, और आप आज भी अपनी जगह वहीं पर टिके हुए हो। क्या इस सोच का ही ये इसी सोच का नज़रिया है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। एक जो विषम परिस्थितियों में भी आप अगर कहीं खड़े हैं, बाजार में खड़े हुए हैं, और लोगों का विश्वास आपके ऊपर बना हुआ है, तो ये आपको उनके विश्वास को, जनता के विश्वास को, बच्चों के विश्वास को आपके ऊपर दिखाता। आज बहुत सारी संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, इमिग्रेशन इंडस्ट्री अपने टफ जोन से गुजर रही है, लेकिन आज भी हम लोग वहाँ खड़े हैं। और अगर बच्चे का वीज़ा नहीं होता है तो हम उसे साफ मना कर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें सही राह दिखाना जानते हैं। मैं फिर बच्चों से, और इस विश्वसनीयता का, ट्रांसपेरेंसी का, और जो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बना, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम ना करना जानते हैं। से नो, अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है उनका केस, और ये कहना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो सपनों का कारोबार करते हैं वो नो कहना नहीं जानते। उनके लिए जैसे भी प्रोफाइल आती है उसे पकड़ते हैं, और इसीलिए वो बहुत, इसी वजह से कबूतरबाजी का धंधा बन गया, ठगी का बन गया। तो इसी को मैं नीति लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर बदलाव लाना चाहता हूँ। अब मेरी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको बदलाव लाना चाहिए, इस बदहाल सिस्टम को बदलना चाहिए। मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप सबूत मांगो, एजेंट की पृष्ठभूमि को चेक करो, उसकी बैकग्राउंड को चेक करो, और फिर अपने जो फाइल है उसे हैंड ओवर करो। त्यागी जी, आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपने कहा भी है कि क्रिटिकल उससे दौर से गुजर रहा है, तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हो? अभी भी किस देश में अभी भी बच्चों के लिए संभावना है कैरियर की, पढ़ने की? कौन कौन से इसमें थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि आज बड़े भ्रम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, कंट्री सारी खुली हुई है, हाँ, लेकिन कुछ स्ट्रिक्टनेस आई है। नेशन फर्स्ट थ्योरी ज़्यादातर देशों ने अडॉप्ट की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा भी हो रहे हैं, कनाडा के अंदर भी हैं, लेकिन लो प्रोफाइल्स जो बच्चे हैं वो अभी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। जो सपनों को कारोबार करते थे, जो 4 बैंड के ऊपर भी, 4.5 बैंड के ऊपर भी, 5 बैंड के ऊपर भी फाइल्स को पकड़ लिया करते थे, वीज़ा उनके नहीं आते थे। तो इस तरह का माहौल ख़त्म किया है एम्बेसीज ने। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड ईजिली आज वीज़ा आ रहे हैं, और वहाँ जाकर आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे भी निकालते हैं, और इन लेटर आप वहाँ की PR भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस टफ टाइम में कि वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन उसका बेहतर प्रेजेंटेशन एम्बेसी के सामने वो बहुत मायने रखता है। अब एक्सपर्टीज़ ज़्यादा मायने रखती है आपके। अब ऐसा नहीं है कि नत्थु वगैरह कोई भी आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसमें SOP मैटर करती है, GT मैटर करती है, डॉक्यूमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं, आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट किस तरह के होने चाहिए, उसे प्रेजेंट कैसे करना, वो बहुत मैटर करता है। और ये 1 या 2 साल में नहीं आता है, ये आपको 15-20 साल के अनुभव का नतीजा है
कि राइट टू एयरलिंक्स इस विषम दौर के अंदर भी, इस टफ टाइम के पीरियड में भी टिका हुआ है और बच्चों के वीज़ा प्राप्त हो रहे हैं। तो वीज़ा आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके। मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आप में दम है, यानी आपके अंदर टैलेंट है, तो आज भी दुनिया के किसी भी देश में आप एक जा सकते हो, पढ़ने के लिए भी और कारोबार की दृष्टि से भी। बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, कुछ वर्क परमिट्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई है, क्योंकि डोंकी रूट से बच्चे बहुत जाया करते वो तो फिर वही हो गया ना कि जैसे आपने किसी तरह +2 कर लिया या डॉक्यूमेंट ले लिए और बस कि अंतिम शिक्षा हो गई आपकी +2 और चलिए विदेश में। मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे की पढ़ाई नहीं है, 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, 10-10 साल का गैप होगा, आप डिग्री के डॉक्यूमेंट्स जाली बनाए जा रहे हैं अब पंजाब के अंदर। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके साथ साथ उस कंट्री का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था। और वो जब बच्चा वहाँ पहुँचता था जिसका पढ़ाई के अंदर गैप था, वो वहाँ का माहौल ख़राब करता था। जब माहौल ख़राब करता था, उसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट था उसके वीज़ा में दिक्कत आ जाए। फिर पंजाब भी बदनाम हो रहा होगा, वहाँ पंजाब भी बदनाम होता है। और इसीलिए स्टेट बोर्ड जो पंजाब का है उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई कि अगर इनका परसेंटेज लेवल हमको यहाँ चाहिए। तो एक खराब प्रोफाइल, यानी एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस तरह की 3-4 जाली जब प्रोफाइल जाते हैं और वो बच्चे वहाँ माहौल ख़राब करते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल भी ख़राब होती हैं, उनका वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप मेरे पास आएँ, अगर आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो चुका है उसको भी प्रॉपर तैयार करके, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एम्बेसी में अगर उसकी होगी तो उसका वीज़ा ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि एम्बेसी आपके विज़न को देखना चाहती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, ऐसी नफरत के भाव से नहीं देखती। हाँ, स्ट्रिक्टनेस जरूर है पंजाब को लेकर, वो भी इन जाली प्रोफाइल्स की वजह से ही है। तो ये तो इसमें पंजाब सरकार को भी एक विचार करना होगा कि जब हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया इसको नहीं मानती है। आज भी ICSE और CBSE बोर्ड की तुलना में पंजाब बोर्ड काफ़ी पिछड़ रहा है, वो अब उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। अच्छा त्यागी जी, एक चीज़ और जो आपके बारे में पता चला है कि चूंकि ये कर्म और आपकी जो नीतियाँ, आपके विचार तो जान लिए, आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। मोगा में पहली बार आप जगन्नाथ रथ यात्रा लेकर आए, जो यहाँ के आयोजक तो उस पर सोच भी नहीं पा रहे थे, और आपने चूंकि अपनी कर्मस्थली मोगा को बना लिया, तो रथ यात्रा पिछले 4 सालों से सफलतापूर्वक चल रही है और फिर नए सिरे से तैयारी शुरू हो गई है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इतना व्यस्तता उसके बावजूद? देखिए, बिजनेसमैन हूँ, लेकिन एक मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज के अंदर कटुता ना हो। समाज के अंदर अगर धार्मिक प्रवृत्ति का जागरण होगा उनके अंदर, तो समाज एक सही दिशा में जाएगा। तो प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे यही कारण था कि लोग धर्म से जुड़ें और नशे से दूर हों, क्योंकि धर्म के प्रति उनकी आस्था जब जागृत होती है तो वो बुराइयों से दूर भागते हैं। और 2021 में हमारी पहली जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी, बड़ा अपार समर्थन, प्यार लोगों का मिला था, और अब 17 जुलाई को छठी प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा होने जा रही है। तो उद्देश्य यही था कि मेरी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि धर्म के लिए भी मुझे काम करना, केवल व्यवसाय करना मेरा उद्देश्य नहीं है, समाज में बदलाव लाना भी मेरा उद्देश्य है। एक लेवल पर आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होती है, तो वो सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए मैं धर्म जागरण के कामों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। उसके साथ साथ अब पता चला है आप पॉलिटिक्स में भी एंट्री मार गए और भाजपा में मोगा में जिला उपाध्यक्ष की भूमिका मिली है आपको। मैंने जैसा आपको पहले बताया सत्यन जी, और दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ, बिजनेसमैन होना गुनाह नहीं है। हाँ, आपका गलत इरादा राजनीति के अंदर भी और व्यवसाय के अंदर भी गुनाह है। मेरा राजनीति के अंदर जो एंट्री हुई और जो मैं चाहता था कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, वो है नीतिगत लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर बदलाव लाना। और वो तब हो सकता है अगर मैं राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ता हुआ उस पर मैं काम कर सकूं। तो राजनीति में एक सेवा के उद्देश्य से आया, और उसमें भी ये था कि यहाँ के पंजाब के युवाओं के साथ जो ठगी हो रही थी, जो ठगी का तंत्र काम कर रहा था, उसको कैसे रोका जाए, उसे पॉलिसी लेवल पर किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये मास मैसेज से ही
एक समाज में एक बहुत बड़े संदेश एक जिसे कहें एक क्रांति से ही संभव हो पाएगा। ये एक व्यक्ति के पीछे लग के संभव नहीं हो पाएगा, और राजनीति उसका एक माध्यम है कि इस पंजाब के अंदर किस तरह से क्रांति लाया जाए, इस ठगी तंत्र को बंद किया जाए और पंजाब का जो गौरव है उसे वापस लाया जाए, और पंजाब के युवाओं को ऐसे मामलों से बचाया जाए, उन्हें सीधी राह दिखाई जाए, सही राह दिखाई। आप ये बातें ऐसे टाइम में कर रहे हैं जब राजनीति सिर्फ या तो स्टेटस सिंबल के लिए या फिर इसे बिजनेस बनाने के लिए की जाती है। उस दौर में क्या लगता है आपको अपने मकसद में कामयाब होगी? देखिए, जो भी मैनिफेस्टो के अंदर भाजपा सरकार लेकर आती है वो उसे पूरा करती है। वो स्टार्टिंग में हमें लग सकता है कि बहुत ही इस तरह का वादा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जैसे हमने 370 के मामले में भी देखा। तो हमारा जो यहाँ मैनिफेस्टो में मैंने आग्रह किया है अपनी टीम को भी और सेंट्रल लेवल पर भी कि हमें पॉलिसी लेवल पर किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप है बच्चों का जो यहाँ माइग्रेशन में इन्वॉल्व है, जिनका बाहर विदेश की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन इसको हम राष्ट्र सेवा में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये उच्च शिक्षा के लिए तो बाहर जाएं, लेकिन वापस उनको ऐसा यहाँ माहौल बने, तो वो राजनीति के थ्रू ही हो सकता है। हाँ, राजनीति में हम लोग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई विधायकी का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जो भी मेरी भाजपा पार्टी से यहाँ लड़ेगा उसको समर्थन हमारा यही है कि तब है कि आप इन लेवल्स पर काम करें। हमारी पंजाब की जो भाजपा की टीम है इस मुद्दों को लेकर काम करे, केंद्र की उन्हें डायरेक्शन दे, इस पर काम करें ताकि पंजाब के युवाओं को ठगी ठोरी से, ठगी तंत्र से बचाया जा सके, उन पॉलिसी लेवल पर काम किया जा सके। जहाँ तक राजनीति की बात है तो मोगा के लिए क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए, मोगा में अभी मुकाबला टफ है, लेकिन आज का युवा भी और मोगा शहर से भी, मोगा पिंड से भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अब से जो 4-5 साल पहले का माहौल था वो बहुत बदल चुका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सच्चाई छुप नहीं सकती, तथ्यों को छुपाया नहीं जा सकता, फैक्ट्स को आप झूठ की दुकान बार बार नहीं चला सकते। आज भाजपा की नीतियों पर लोगों को विश्वास हो रहा है, और इसी विश्वास से मैंने बदलाव पिछले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी देखा। हाँ, सीट्स हमारी कुछ कम हुई, कुछ धांधली हुई, अदरवाइज सीट्स ज़्यादा आती, लेकिन परसेंटेज यहाँ बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है हमारे लिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही अच्छी टक्कर हम इसमें विधानसभा चुनाव में देने जा रहे हैं, और पंजाब स्तर पर हम सरकार बनाने के बहुत ही करीब होंगे। त्यागी जी, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो एक दौर ऐसा आया था कि किसान आंदोलन के समय में जब लोग डरते थे बीजेपी के नाम लेने से भी, और एक मौका जब वो अपने प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर में आने वाले थे, उस दौर में निडर होकर आप जा रहे थे, रास्ते में रोकने की कोशिश की, वहाँ पे आप पत्थर भी बरसाए गए, आप लहूलुहान हुए और खड़े रहे वहाँ पर, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। तो ये एक मतलब वो डर के माहौल में कैसे ये निडरता आई? और चूंकि आप तो एक हिंदी बेल्ट से आई, यहाँ पर आए हो, मेरठ से आए हो, पंजाब में आप निडर होकर कैसे खड़े हो रह सके? सत्यनजीत, वो ऐसा दौर था किसानी आंदोलन का, लोग भाजपा का नाम भी लेने से डरते थे, और मेरा जिस तरह का व्यापार था, बिजनेस था, ये सीधे तौर पर किसानों से, गाँवों से, पिंडों से लिंक था जी। मुझे मिलती थी धमकियाँ, कई लोग ऐसे थे कि तुम्हारा व्यापार बंद करा देंगे भाजपा के नाम से, लेकिन मैं वहाँ निडर था, क्योंकि मुझे अपनी नीतियों पर विश्वास था, मुझे अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास था। और जब लोग आते थे फिर मेरे सामने, वो लोग भाजपा की नीतियों की मेरे सामने तारीफ करते थे, लेकिन बाहर जाकर भाजपा का विरोध करते थे। हाँ, मेरे अंदर जज्बा था भाजपा के प्रति। वो रैली थी फिरोजपुर, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो आमने सामने की टक्कर हुई थी, एक लाठी मेरे सर पर भी लगी थी और मैं लहूलुहान हुआ था। तो ये केवल ये नहीं था कि मैं व्यापारी हूँ, मैं क्यों इस झगड़े में जाऊँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो पार्टी पंजाब प्रदेश को सही रास्ते पे ला सकती है, मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। और जब तक हम लोग नहीं खड़े होंगे, जब तक दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर हम ये सोचते रहेंगे कि देश का भला हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। आपको खुद लड़ना होगा, खुद खड़ा होना होगा पार्टी के लिए,
और निडरता से और प्रमुखता के साथ आपको भाजपा की आवाज़ को समाज तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा किसी के साथ कटुता नहीं करती है। भाजपा पंजाब का विकास ही चाहती है। बाकी पार्टी व्यवसाय करना चाहती हैं, पंजाब के सपनों को बेचना चाहती हैं, ड्रग्स में फंसाकर ड्रग्स बेचना चाहती हैं, नशे में आदी कर। लेकिन भाजपा ऐसी नहीं है। तो व्यापार के साथ साथ मैं भाजपा के साथ निडरता के साथ खड़ा रहा, क्योंकि मैं जानता था मैं सही। उस दौर में यहाँ के जो पुराने भाजपा के लोग थे, जिनकी जड़ें भाजपा से शुरुआत से जुड़ी हुई थी, वो तो छोड़ के पार्टी जाने लगे थे। तो ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण, वो बड़ी हिम्मत का काम था। देखिए, व्यापारी व्यक्ति डरता है कि हम इस पंगों से क्या बढ़े। मैंने फिर बताया कि जब तक आप नहीं खड़े होंगे सही बातों के लिए, पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे, एथिक्स के साथ नहीं, सिद्धांत के साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस सीधा किसानों के साथ जुड़ा हुआ था। मेरे सामने आके भाजपा की तारीफ करते थे, क्योंकि मैं बिजनेस एथिक्स के साथ किया करता था। उन्हें मेरे बिजनेस पर विश्वास था कि ये हमारे सपनों को साकार कर सकता है, और ये व्यक्ति कोई गलत, चाहे किसी पार्टी में रहकर हो या व्यवसाय के अंदर, गलत बातों का समर्थन नहीं करेगा। और यही विश्वास मुझे भाजपा पार्टी के अंदर काम करने में भी आता है, क्योंकि मेरी पार्टी समाज में कोई गलत काम नहीं करेगी, और वो इसी विश्वास के साथ मेरे अंदर निडरता आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। सुना है कि आज आपका बर्थडे भी है। धन्यवाद आपका ओझा जी। 45 बसंत देख चुका हूँ। जी जी। अब आगे मनोकामना यही है कि अपने जीवन के बचे हुए जो वर्ष हैं, वो पार्टी की सेवा में, पंजाब के युवाओं की सेवा में, सामाजिक सेवा में अपने लगाऊं, और जो एक कर्म भूमि मैंने मोगा को बनाया है, और उसे सफल बना पाऊँ अपने जीवन का, कि यहाँ मुझे किसी उद्देश्य से ही प्रकृति ने भेजा, क्योंकि अचानक मैं पहुँचा हूँ। मैं कोई सोच कर मौका नहीं आता। अगर प्रकृति ने मुझे ये कर्म भूमि बनाने का मुझे मौका दिया है, तो किसी उद्देश्य से दिया है। तो आने वाले जो बाकी साल हैं मेरे जीवन के, वो सामाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ तो होती हैं, और राजनीतिक सेवा में होते होते बिजनेसमैन के तौर पर एक एथिकल बिजनेस को बढ़ावा देते हुए मैं अपने जीवन का यापन करना चाहता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जन्म दिवस के मौके पर आपने मुझे यहाँ मौका दिया, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आपका आगे का जीवन भी बहुत अच्छा रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इतनी छोटी सी आयु में मोगा को एक नई दिशा दी, एक रथ यात्रा की शुरुआत की, हजारों नौजवानों के सपनों को उड़ान दी। आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहे, यही आपके लिए कामना है। और अपने स्टूडियो में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।